साथियों, अभी तक हमने देखा कि कैसे बाजीराव पेशवा और महाराजा दौलतराव सिंधिया ने मजबूर होकर सब्सिडियरी संधि पर दस्तखत किए थे। इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि जसवंतराव होलकर के साथ अंग्रेज़ों ने कैसा सलूक किया था और उसके साथ क्या हुआ था। बात हम सन 1803 से शुरू करेंगे। साथियों, जसवंतराव होलकर आरंभ में अपनी अदूरदर्शिता के कारण पेशवा के और दूसरे मराठा नरेशों के विरुद्ध अंग्रेज़ों के हाथों में खेलता रहा। जिस समय अंग्रेज सिंधिया और भोंसले के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उस समय वे जसवंतराव की खुशामद में लगे हुए थे। जुलाई सन 1803 में जनरल वेलेस्ली ने कादिर नवाज खां को एक गुप्त पत्र देकर जसवंतराव के पास भेजा और कादिर नवाज खां की मार्फत जसवंतराव से यह वादा किया कि यदि आप अंग्रेज़ों के विरुद्ध महाराजा सिंधिया और राजा राघोजी भोंसले को सहायता नहीं देंगे तो अंग्रेज़ अमुक अमुक इलाके सिंधिया से लेकर आपके हवाले कर देंगे और सदा आपके मददगार रहेंगे। इसके बाद जनरल वेलेस्ली ने गवर्नर जनरल के कहने से जसवंतराव को कई पत्र लिखे, जिनमें उसने जसवंतराव से वादा किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद गंगा और जमुना के बीच के 12 ज़िले, दक्षिण के कुछ ज़िले और बुंदेलखंड और उत्तर भारत का कुछ और इलाका जो पहले होलकर राज में रह चुका था, सब आपको दे दिया जाएगा। दोनों वेलेस्ली भाइयों ने अपने छपे हुए पत्रों में इन पत्रों का लिखना स्वीकार किया है कि यदि जसवंतराव होलकर सिंधिया की मदद के लिए पहुंच जाता तो वेलेस्ली के लिए असाई और अरगांव के मैदान जीत सकना या लेक के लिए आगरा और लसवाड़ी में विजय प्राप्त कर सकना असंभव होता। किंतु सिंधिया और भोंसले दोनों पर विजय प्राप्त करते ही अंग्रेज़ों ने जसवंतराव की ओर अपना रुख बदल दिया। वास्तव में इस युद्ध के समाप्त होने से पहले अंग्रेज़ों ने जसवंतराव को भी कुचलने का इरादा कर लिया था। 12 दिसंबर सन 1803 को जनरल वेलेस्ली ने मार्क्वेस वेलेस्ली के प्राइवेट सेक्रेटरी मेजर शॉ को एक पत्र में लिखा था कि जब तक हम होलकर पर हमला नहीं करेंगे और पेशवा के सब इलाके पेशवा से छीन नहीं लेंगे, तब तक हम इन देशों से मराठों को कतई बाहर निकाल देने में सफल नहीं होंगे, चाहे सिंधिया हमें अपने अधिकार दे या न भी दे। यह पत्र उस समय का है जब अंग्रेज़ ऊपर से जसवंतराव की ओर गहरी मित्रता दिखा रहे थे। मार्क्वेस वेलेस्ली के पत्रों से साफ है कि वह भी शुरू से होलकर का नाश करने के लिए उत्सुक था, किंतु जब तक सिंधिया के साथ संधि की लिखा पढ़ी नहीं हो जाए तब तक होलकर को छेड़ना ठीक नहीं था। जसवंतराव होलकर ने भी इस झूठी आशा में कि सिंधिया के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज़ मेरे साथ अपने वादों को पूरा करेंगे, उनके साथ मित्रता कायम रखी और सिंधिया तथा भोंसले दोनों की विपत्तियों में उन दोनों में से किसी को किसी तरह की सहायता नहीं दी। सिंधिया और भोंसले के साथ युद्ध समाप्त होते ही जसवंतराव ने जनरल वेलेस्ली के पत्रों की नकल जनरल लेक के पास भेजी और वेलेस्ली के वादों की पूर्ति चाही। लेक ने जसवंतराव होलकर का पत्र और उसके साथ अपने 28 दिसंबर सन 1803 के प्राइवेट पत्र में गवर्नर जनरल को लिखा था कि इस पत्र के साथ आपको होलकर का एक पत्र मिलेगा और मैं यह जानकर प्रसन्न हूँ कि होलकर हमारे साथ मित्रता कायम रखना चाहता है। मैं जल्दी में लिख रहा हूँ। होलकर के विषय में मैं आपकी राय और आपका आदेश जानना चाहता हूँ। जनरल लेक को अपने गुप्त पाए पर पूरा विश्वास था, यानी रिश्वतों में उसका पूरा विश्वास था। सिंधिया के विरुद्ध वह उन्हें परख चुका था और अब वह होलकर से युद्ध छेड़ने के लिए लालायित था। मार्क्वेस वेलेस्ली ने जनरल लेक के उत्तर में 17 जनवरी सन 1803 को एक गुप्त पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा था कि आपके 19, 28 और 29 दिसंबर सन 1803 के पत्र पहुँचे। जिन पत्रों की नकलें जसवंतराव होलकर ने आपके पास भेजी हैं वे मेजर जनरल वेलेस्ली ने अवश्य अपने नाम से होलकर के पास भेजे होंगे। मैंने जसवंतराव होलकर को कोई पत्र नहीं लिखा, किंतु मैंने अपनी 26 जून की हिदायतों में मेजर जनरल वेलेस्ली को यह अधिकार दिया था कि वह जसवंतराव के साथ मित्रता का पत्र व्यवहार शुरू कर दे। पर अब यह उचित है कि जसवंतराव होलकर की ओर हम अपना व्यवहार निश्चित कर लें। माननीय मेजर जनरल वेलेस्ली का स्थान जसवंतराव होलकर के खेमे में इतनी अधिक दूर है कि वहां से पत्र व्यवहार करना कठिन होगा और चूंकि इस काम के लिए आपकी जगह अधिक सुविधा की होगी, इसलिए मेरा विचार है कि आप तुरंत जसवंतराव होलकर के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर दें। साथियों, इतना ही नहीं, वरन जिस जसवंतराव ने अंग्रेज़ों का इतना उपकार किया था और जिसे नागपुर की नज़र कैद से निकालकर अंग्रेज़ों ही ने पेशवा और सिंधिया दोनों से लड़ाकर होलकर कुल की गद्दी तक पहुंचाया था और जिसे सिंधिया से फोड़े रखने के लिए हाल ही में उन्होंने नए इलाके देने का वादा किया था, उस जसवंतराव के बारे में अब इस पत्र में मार्क्वेस वेलेस्ली ने लिखा था कि होलकर कुल के राज्य पर खांडे राव के नाम पर
जसवंतराव होलकर ने अपना अधिकार जमा रखा है। वह साफ तौर पर तुकाजी होलकर के वास्तविक उत्तराधिकारी काशीराव होलकर के अधिकार का बलात् अपहरण है। इसलिए न्याय के सिद्धांतों का विचार रखते हुए अंग्रेज सरकार और जसवंतराव होलकर के बीच कोई ऐसा समझौता नहीं हो सकता जिसका मतलब यह हो जाए कि हम काशीराव होलकर को उसके पैतृक राज्य से वंचित रखने पर सहमत हैं। और आगे चलकर उसने लिखा था कि अंग्रेज सरकार को इस बात का अधिकार है कि पेशवा से इजाज़त लेकर और पेशवा की ओर से समझौते द्वारा या बल प्रयोग द्वारा इस तरह की कार्रवाई करे जिससे जसवंतराव होलकर का बल कम हो और काशीराव होलकर को अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो जाएं। संभव है कि पेशवा इस समय जसवंतराव की सत्ता को कम करने या काशीराव को फिर से उसका पैतृक राज्य दिलवाने के लिए उत्सुक नहीं हो, किंतु यह आशा की जा सकती है कि काशीराव को फिर से गद्दी पर बैठाने और जसवंतराव को दंड देने की इस योजना पर पेशवा को आसानी से राजी किया जा सकेगा। जसवंतराव होलकर की पराक्रमशीलता, उसके युद्ध कौशल और उसकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए हिंदुस्तान में पूरी तरह शांति कायम करने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया जाए। साथियों, ऐसा सोचते थे अंग्रेज जसवंतराव होलकर के बारे में, और उन्हें ऐसा सोचने का किसने अधिकार दिया, इस बात पर भी आप विचार कर सकते हैं। अंग्रेज़ों को उस समय भारत में अपना साम्राज्य मजबूत करना था, इसलिए वे भारत के अंदर, विशेषकर मराठा साम्राज्य के अंदर, किसी भी वीर और पराक्रमी नरेश को नहीं रहने दे सकते थे। दूसरी ओर मार्क्वेस वेलेस्ली इतनी जल्दी जसवंतराव से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह जसवंतराव को अभी कुछ समय और धोखे में रखना चाहता था। इसी पत्र में उसने आगे चलकर लिखा था कि यदि हम इसी समय काशीराव होलकर को उसकी पैतृक गद्दी पर फिर से बैठाने का प्रयत्न करेंगे तो हमें बहुत अधिक कठिनाई और विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, किंतु यदि हम अभी उतने देश के ऊपर जितने पर जसवंतराव होलकर का इस समय राज है उसका राज बना रहने दें तो हमें कठिनाई या आपत्ति नहीं होगी। और यदि इस समय हम जसवंतराव होलकर के साथ प्रेम का व्यवहार बनाए रखेंगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम आइंदा भी कभी काशीराव होलकर को उसकी पैतृक गद्दी पर फिर से नहीं बैठा सकेंगे। फिर भी यह आवश्यक है कि जसवंतराव होलकर की ओर हम अपना व्यवहार इस ढंग का रखें कि जिससे हमें यह मानना न पड़ जाए या हमें स्वीकृति देनी नहीं पड़ जाए कि जसवंतराव राज्य का न्याययुक्त अधिकारी है। और आगे चलकर गवर्नर जनरल ने इस छल से भरे हुए पत्र में जनरल ले को आदेश किया कि अभी आप जसवंतराव होलकर के साथ मित्रता कायम रखें और सुलह सफाई का पत्र व्यवहार जारी रखें। साथ ही यह भी आदेश दिया कि आप युद्ध के लिए जिस तरह आवश्यक समझें तैयारी भी करते रहें। साथियों, एक और कठिनाई इस समय अंग्रेज कंपनी के सामने यह थी कि सिंधिया और भोंसले के साथ युद्ध के दिनों में कंपनी के अफसरों ने विविध भारतीय नरेशों के साथ पग पग पर अपने वादों का उल्लंघन किया था, जगह जगह प्रजा पर अत्याचार किए थे और विशेषकर उन इलाकों में जो कंपनी के अधीन आ गए थे उन्होंने भीषण अत्याचार शुरू कर दिए थे, जिनमें से कुछ का जिक्र मैं आने वाली वीडियोस में करूंगा। इन सब बातों के कारण देश भर में चारों ओर उस समय प्रजा उनसे असंतुष्ट थी और उनके अनेक शत्रु पैदा हो गए थे। भावी युद्ध में उन्हें यह आशा नहीं हो सकती थी कि भारतीय प्रजा और उनके नेता उसी तरह उनकी मदद करेंगे जिस तरह उन्होंने पिछले युद्ध में की थी। इसके विपरीत उन्हें डर था कि नए युद्ध में कहीं ये समस्त शक्तियां हमारे विरुद्ध न मिल जाएं। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।